पता नहीं क्यों ये लोग मुझे इस जगह ले आए हैं, इस अंधेरी सी काल कोठरी में। यहाँ कोई मुझे साइको तो कोई सनकी कहता है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मैं परफेक्टली नॉर्मल हूँ और ये लोग जो मुझे यहाँ ले आए हैं ये ही पागल हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? चलो मैं बताता ही हूँ। मेरा नाम टॉम है। शहर में मेरा एक बहुत बड़ा बंगला है जिसे मैं किराए पर दिया करता था। बंगले के निचले फ्लोर पर मैं रहता था और ऊपर के फ्लोर को किसी किराएदार को दे देता था। काफ़ी दिन से ऊपर का फ्लोर खाली था। अभी कुछ दिन पहले एक बूढ़े अंकल मुझसे मिलने आए और बातों बातों में उन्होंने पूछा, बेटा क्या ऊपर की जगह खाली है? तो मैंने उनसे कह दिया, हाँ बिल्कुल खाली है, क्या आप उसमें रुकना चाहेंगे? बस इस तरीके से वो मेरे किराएदार बन गए। मेरे प्रति अंकल का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते थे और अच्छी अच्छी बातें करते थे। कभी कभी मैं उनके लिए खाना भी बना दिया करता था और हम लोग साथ बैठकर खाना खाते थे। उसके बाद अंकल सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाकर सो जाया करते थे। पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन एक दिन जब अंकल मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे तब मैंने देखा कि उनकी दाईं आँख उनकी बाईं आँख से बिल्कुल अलग थी। ऐसा नीला रंग जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था और उनकी वो आँख मुझे कुछ उत्तेजित कर रहे थे, कुछ करने को विवश कर रहे थे। और फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया, अंकल ये आपकी आँख को क्या हो गया है? और ऐसा कहकर मैंने बूढ़े अंकल की आंख में अपनी उंगली घुसेड़ दी। अंकल जोर से चीख पड़े और कुर्सी से उठते हुए उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो बेटा? बहुत समय पहले जब मैं जंग लड़ने गया था तब जंग के दौरान मेरी दाईं आंख फूट गई, इसलिए मैंने ये नकली आंख लगवाई है। इसके बाद फिर अंकल अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। लेकिन मैंने जब से उस नीली आँख को देखा, मेरे मन में बस उस नीली आँख का ही ख्याल आ रहा था। दिन रात मैं उसी के बारे में सोचता रहता था और सोचते सोचते मुझे उस आँख से जैसे घृणा होने लगी, नफरत होने लगी और फिर उस आँख के मालिक से भी। और मैंने मन बना लिया कि मैं उस बूढ़े अंकल को मार डालूंगा। उसके बाद मैं हर रात को अपनी टॉर्च लेकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अंकल के कमरे के बाहर जाता और धीरे से दरवाजे को खोलता तो मुझे बिस्तर पर अंकल सोते हुए मिलते हैं और मैं अपनी टॉर्च की लाइट जलाकर उनके मुंह पर मारता, इस आशा में कि वो अपनी आँख खोलेंगे। लेकिन 2 रातों तक मैं यही करता रहा, लेकिन अंकल ने अपनी आँख नहीं खोली। तीसरी रात को जब मैंने दरवाज़ा खोला तो खटाक से आवाज़ हुई और अंकल की नींद खुल गई। और जैसे ही मैंने टॉर्च की लाइट जलाई तो टॉर्च की रोशनी सीधे जाकर अंकल के नीली आँख से टकरा गई। उन्होंने आवाज़ सुनकर अपनी आँखें खोल डाली। मैंने जैसे ही उनकी नीली आँख देखी मुझे आक्रोश आ गया और मैंने अपने साथ लाया चाकू अंकल पर चला दिया। अब अंकल का काम तमाम हो चुका था और मैं सोच रहा था कि उनकी डेड बॉडी का क्या करूं। फिर मैं उनकी डेड बॉडी धीरे धीरे नीचे ले गया। नीचे का फ्लोर लकड़ियों के तख्तों से बना हुआ था। धीरे धीरे करके मैंने लकड़ी के तख्ते निकालने शुरू किए और उसके बाद फिर नीचे की ज़मीन खोदकर अंकल को वहीं गाड़ दिया। फिर मैंने उन लकड़ियों के तख्तों को वैसे ही लगा दिया जैसे पहले लगे हुए थे। फिर मैं आराम से सो गया।
लेकिन कुछ देर बाद मुझे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ 4-5 पुलिस वाले खड़े थे। शायद अंकल की चीख किसी पड़ोसी को सुनाई दे दी गई थी और उसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, आपके घर से चीख की आवाज़ सुनाई दी थी, क्या आपके साथ कोई और भी रहता है? मैंने बड़ी होशियारी और शांति से कहा, हाँ एक अंकल रहते थे, लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन मेरे बयान पर शायद पुलिस को यकीन नहीं था और वो मेरे घर के अंदर घुस आए। मैंने उनके लिए 3-4 कुर्सियां रख दी और मैं खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया और हम सब उसी जगह पर बैठे हुए थे जहाँ नीचे अंकल की डेड बॉडी दफन थी। इसके बाद पुलिस वाले मुझसे और भी कई तरह के सवाल पूछने लगे। मैं बड़ी शांति से उनका जवाब देता रहा, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अंकल का दिल अभी भी धड़क रहा हो और वो धड़कता हुआ दिल मुझे बार बार बुला रहा था अपनी ओर। धीरे धीरे उस दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और फिर बढ़ती गई और मेरे कान में शोर पड़ता गया। मैंने सोच लिया कि अब तो इस दिल को ख़त्म करना ही होगा और मैंने तुरंत ही लकड़ियों के तख्तों को उखाड़ना शुरू कर दिया और इससे पहले कि मैं अंकल के शरीर से उनका दिल निकालता, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और फिर इस जगह पहुंचा दिया जिसे यहाँ के लोग मेंटल असाइलम कहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं कोई सनकी हूँ? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राघव ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का ही वेट कर रहा था। एक तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ, पता नहीं ये बस कब आएगी। कुछ परेशान होते हुए उसने अपने आप से कहा। उसकी नज़र सड़क पर जमी हुई थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। उसने एक सफ़ेद कलर का गाउन पहन रखा हुआ था। राघव को महसूस हुआ कि लड़की उसी की तरफ देख रही है। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाई, उसके बाद थोड़ी हिम्मत जताकर वो राघव से बोली, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी, मुझसे? हाँ बोलिए। मेरा नाम रीता है, मैं यहाँ मुंबई में अकेली रहती हूँ। काम के सिलसिले में मुझे पुणे से मुंबई आना जाना पड़ा। मेरे पिता नहीं हैं, माँ अकेली है, हमारे पुणे के घर में रहती है। ओह अच्छा, मेरा नाम राघव है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राघव ने थोड़ा हिचकिचाते और मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए अपने घर पुणे नहीं जा पा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द माँ तक कुछ पैसे पहुँचाने हैं। ऐसा कहते हुए उसने एक लिफाफा राघव को पकड़ा दिया। पैसे का नाम सुनते ही राघव हिचकिचाने लगा। वो सोचने लगा कि पता नहीं ये लड़की मेरे ऊपर इतना यकीन क्यों कर रही है। अगर आपको पैसे ही भिजवाने थे तो आप मनी ऑर्डर कर दीजिए, उसने कहा। हाँ, हर महीने तो मैं मनी ऑर्डर ही करने वाली थी, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन पैसों का जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये किसी तरह से मेरी माँ तक पहुँचा दीजिए। राघव सोचने लगा, लगता है इस लड़की की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसा ना हो कि मनी ऑर्डर पहुँचने से पहले ही। ठीक है रीता, देखो आज शुक्रवार है, मेरी कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहती है। मैं कल ही पुणे जाकर इस लिफाफे को तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूँगा। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रीता ने ऐसा कहा और उसके मासूम चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राघव ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। उसके बाद राघव की बस आ गई
और वो तुरंत ही अपनी बस में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। अगले दिन शनिवार था। राघव सुबह उठा तो उसे अचानक याद आया कि उसे रीता के पैसे उसकी माँ तक पुणे पहुंचाने हैं और वो तुरंत ही तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। कुछ देर बाद भी ट्रेन आई और करीब 3 घंटे सफ़र करने के बाद राघव पुणे पहुंच गया। रीता ने लिफाफे पर अपने घर का एड्रेस लिख रखा था। स्टेशन से टैक्सी पकड़ राघव रीता के घर पहुंच गया। वो एक पुराना बंगला था। ऐसा लग रहा था जैसे कई पीढ़ियों ने उस घर में अपना जीवन बिताया हो। राघव ने डोर बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसने फिर से डोर बेल बजाई। 3 बार डोर बेल बजाने के बाद आखिरकार एक वृद्ध महिला ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी औरत होने के साथ साथ बहुत बीमार लग रहे थे। बुढ़ापे की वजह से उसका शरीर झुक गया था और वो बार बार खांस रहे थे। नमस्ते आंटी, क्या आप रीता जी की माँ है? बुढ़िया चौंक गई जैसे वो इस नाम को बहुत सालों के बाद सुनी हो। हाँ, मैं ही हूँ अभागन रीता की माँ। राघव को समझ नहीं आया कि रीता की माँ उसे अभागन क्यों कह रही है। उसने आगे बढ़कर उस महिला को वो लिफाफा पकड़ा दिया। जी, मैं मुंबई में रहता हूँ। वहीं मेरी मुलाकात आपकी बेटी रीता से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने मुझे ये कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं जल्द से जल्द इन पैसों को आप तक पहुंचा दूं। बुढ़िया के चेहरे पर एक ऐसा भाव आ गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, मानो उसने कोई उलझी हुई गुत्थी सुलझा ली हो। क्या बात है आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? राघव अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा और घर के बाहर ले गई। राघव को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो भी ये जानना चाहता था कि बुढ़िया आखिर उसे कहाँ लेकर जा रही है। घर के बाहर एक पतला सा रास्ता था जिस पर अब वो दोनों ही चल रहे थे। कुछ देर में राघव को एक बड़ा सा चर्च नजर आया। चर्च के बगल में ही एक बड़ा सा कब्रिस्तान था। इससे पहले राघव कभी कोई कब्रिस्तान नहीं गया था। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा। बुढ़िया उसका हाथ खींचते हुए उसे कब्रिस्तान में ले गई और कुछ दूरी पर ही एक कब्र के पास ले जाकर रुक गई। देखो इसे। बुढ़िया ने अपनी उंगली से उस कब्र की ओर इशारा कर दिया। राघव ने कब्र पर नजर दौड़ाई। कब्र पर वही जानी पहचानी फोटो लगी हुई थी। यकायक राघव को याद आया कि ये तो रीता की ही फोटो है। नीचे लिखा था, हमारी प्यारी रीता डिसूजा, जन्म 1991, मृत्यु 2022। राघव को लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये कैसे हो सकता है आंटी? उसने हड़बड़ाकर पूछा। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। यही सच्चाई है बेटा, मेरी बेटी साल 2022 में ही मर चुकी है। तुम्हें जो मिली वो रीता नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। जब उसकी जॉब लगी थी तो वो बहुत खुश थी। मेरे लाख समझाने पर भी वो चली गई मुंबई में काम करने के लिए। बुढ़िया रोती रोती अपने साथ घटी घटना को बयां करने लगी। आगे बुढ़िया ने कहा, हर महीने मुझे वो पैसे भेजा करते थे। हम लोग घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। फिर अचानक एक दिन पुलिस वालों का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि रीता का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। बुढ़िया के सब्र का बांध टूट चुका था। वो फूट फूट कर रो पड़ी।
राघव ने उसे दिलासा दिया। जब उसे पता चला होगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है तो उसने तुम्हारे जरिए मेरी मदद करने की ठान ली होगी। बहुत नेक दिल थी मेरी बेटी। राघव ने बुढ़िया को उसके घर पहुंचा दिया और उससे विदा लेते हुए वहां से चला गया। फिर से रेलवे स्टेशन जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। पास ही के बस स्टॉप पर वहां से मुंबई जाने की बस का इंतजार करने लगा। बस आने के बाद वो बस में बैठ गया। मन बहलाने के लिए उसने खिड़की से बाहर नज़ारों को देखना शुरू किया। अचानक ही उसकी नज़र रास्ते के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वो रीता ही थे। उसने वही सफ़ेद गाउन पहन रखा था। अब उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी। वो बहुत ही खुश थी, मानो उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई हो। वो हाथ हिलाकर राघव को विदा कर रहे थे। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही बीटेक करने के लिए बेंगलोर चला गया और उसके बाद कुछ साल नौकरी करके अमेरिका। अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूँ। पैसा काफ़ी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस शुरू करूँ। नौकरी से अब उकता गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वो आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिताजी जिंदा थे, ऐसा कोई जिंदगी का फैसला ना रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तेफाकन ये बुजुर्ग उनके बगल में ही बैठ गए और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है? उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे फ़िलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा, तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ क्यों नहीं आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, वो क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला। उसे वहीं रहना पसंद है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी भी गुजर गई। इन सब के लिए वो खुद को दोष देता है। कहता है कि वो ही बुरा नसीब लेकर पैदा हुआ है, मगर ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है अंकल। तो इस पर उन अंकल ने कहा, हाँ ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये तो भगवान का किया धरा है, अब क्या कहें। फिर आकाश ने कहा, अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूँ तो मुझे एक दिन कॉल किया उसने। फिर वैसे भी अभी मैं खाली ही बैठा था तो सोचा कि उससे मिलकर ही आता हूँ। बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से ज़िंदगी बसा ले। अकेले काटना बेहद ही मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति से सिर हिलाया। कोशिश करूँगा। वो लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुँच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि या फिर अपने घर वापस आने पर। रिक्शा चालक पैडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें, यही सब देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था।
बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज़्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज़्यादा लगती थी वो अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। अभिषेक का घर 3 मंजिला था, जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ का आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुला जगह भी था, जहाँ पर गार्डन आदि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए, मगर वो सारे पेड़ जैसे सूख चुके थे। घर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि बहुत दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई हो। खैर, आकाश घर के नजदीक गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अभिषेक ने दरवाजा खोला। अभी खड़ा ही रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज कमीज बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियां उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अरे कितना फूल गया यार तू, आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरा शरीर महसूस हो रहा था। सब गांव का आबो हवा खान पान का असर है। तुम अमेरिका वालों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला। चल भाई, अब आ गया हूं, देखते हैं तुम्हारे गांव की आबो हवा मुझ पर क्या असर करती है। आकाश ने बोला तो अभिषेक हंसा, जिसके बाद उन दोनों के बाद थोड़ी सी तरह की बातचीत होने लगी। जिसके बाद आकाश ने अभिषेक से कहा, अच्छा तू रुक, मुझे एक काम करने आना है, ठीक है? मैं अभी तुरंत ही आता हूँ। जिसके बाद आकाश घर से निकलकर वापस से बाजार की तरफ चला गया। दरअसल आकाश अभिषेक के घर काफ़ी सालों के बाद आया था और वो इस तरह से खाली हाथ नहीं आना चाहता था, मगर उसे याद ही नहीं रहा। इसलिए वो बाजार मिठाइयाँ खरीदने गया था। उसे पास ही में राजीव चाचा की दुकान दिखी। वो राजीव चाचा को बहुत अच्छे से जानता था। राजीव चाचा अभिषेक और आकाश को बचपन से जानते थे। वो वहाँ पर मिठाइयाँ खरीदने गया। राजीव चाचा को उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, मगर फिर उनके कहने पर वो उसे पहचान गए। राजीव चाचा ने आकाश को कहा, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अभिषेक के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। तो इस पर आकाश ने हैरान होते हुए राजीव चाचा से पूछा, अभिषेक के बारे में क्या? तो इस पर राजीव चाचा ने कहा, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? अभिषेक ने अभी 2 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली। ये सुनकर तो आकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब अभिषेक 2 महीने पहले ही मर चुका है तो फिर वो कौन था जिसे अभी आकाश मिलकर आया था।